हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स 2, दैट इज टू डायमेंशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहली चीज, पहला क्वेश्चन। ओके, आराम से पढ़ेंगे इसको। When an object is shot from the bottom of a long, smooth inclined plane kept at an angle of 60 degrees with the horizontal, it can travel x1 distance along the plane. But when inclination is decreased to 30, it travels x2 distance. We have to find the ratio of x1 to x2. देखो यार, सिंपल है। अगर हम देखें तो हम थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे पहले। तो हमारे को बोला कि देर इज़ अ प्लेन, ठीक है, जिसकी इंक्लिनेशन कितनी डिग्रीज है, 60 डिग्रीज है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक बॉल था, मैंने इसको ऊपर को प्रोजेक्ट किया कुछ लेटर से u वेलोसिटी से, और ये कितना डिस्टेंस चला, यहाँ पे x1 डिस्टेंस चला। ठीक है, और जब मैंने इस इंक्लिनेशन को कम कर दिया, कितना कर दिया, इसको 30 डिग्रीज रख दिया, सिर्फ 30 कर दिया, तो डिस्टेंस वो x2 चल रहा है। ठीक है, और इस बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो अभी भी u ही है। तो सिंपल आपसे पूछा है कि x1 to x2 रेशियो क्या होगा। देखो अगर हम ध्यान दें तो आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट पर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जितनी भी इसकी काइनेटिक एनर्जी है, जितनी भी इसकी काइनेटिक एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में। इतना समझ आ गया पहले? ठीक है, तो हम कह सकते हैं, अगर हम क्या कहते हैं, इसको सिस्टम ए कह दें और इसको सिस्टम बी कह दें, राइट। अगर हम सिस्टम ए के लिए देखें तो हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है नीचे से हाइट होती है, तो हम बोल देते हैं दिस इज h1 हाइट, और हम इसको कह देंगे दिस इज h2 हाइट। ठीक है, मैंने कहा कि जब हम ए के लिए बात करेंगे तो हम कह रहे हैं सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ m u स्क्वेयर किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज m g h1। m यहाँ पे क्या है, इट इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग शॉट। क्लियर हो गया? आपको दिख रहा है m कैंसल्स m, यहाँ आ गया हमारे पास u स्क्वेयर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू जी h1। अगर आप नोटिस करोगे आपको h1 की कोई ज़रूरत नहीं है, आप h1 को नहीं लिखोगे। क्यों? हमें h1 नहीं चाहिए, हमें तो x1 और x2 का रेशियो चाहिए। ठीक है, इसको हम बाद में सब्सटीट्यूट करेंगे, या भी कर लेते हैं सब्सटीट्यूट। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो यहाँ पे हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, तो दिस इज एक्चुअली योर परपेंडिकुलर, ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का फंक्शन क्या होता है, साइन। तो हम कहेंगे आपका जो साइन 60 डिग्रीज है दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज h1 अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज x1। मुझे h1 की जगह h1 की वैल्यू चाहिए, तो आई शुड से h1 इज इक्वल टू साइन 60 होता है आपके पास √3/2 टाइम्स ऑफ x1। ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, यहाँ ऊपर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, वी कैन से दैट u स्क्वेयर अपॉन 2 इज इक्वल टू आपका g √3/2 x1। ठीक है, तो ये हमारे को चाहिए थी सबसे पहली चीज़। ओके, अब इसको हमने फर्स्ट कह दिया। नेक्स्ट जो चीज़ हमने ए के लिए की, बी के लिए भी हम वैसा ही करते हैं। तो हमने कह दिया कि हाफ m u स्क्वेयर जो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी mgh2। यहाँ से आया कि u स्क्वेयर अपॉन 2 इज़ गोइंग टू बी gh2। अब आप देख रहे हो कि अगर हम इसके लिए देखें तो हमारे को क्या लिखना पड़ेगा, साइन 30 इज़ इक्वल टू h2 अपॉन x2। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो आई शुड से x2 अपॉन 2 आ जाएगा h2। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे नीचे पुट कर देते हैं, तो आई शुड से u स्क्वेयर अपॉन 2 इज इक्वल टू g x2 अपॉन 2। ठीक है, ये आ गई सेकेंड चीज़। आपको क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ x1 अपॉन x2। तो आप देखो, आपको कुछ नहीं करना, 1/2 कर दो, 1/2 फर्स्ट इक्वेशन अपॉन सेकेंड इक्वेशन। तो आप देख रहे हो दिस इज द सेम वैल्यू, ये कैंसिल हो जाएगा, g से g भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप करोगे तो आपके पास आएगा कि यहाँ पे तो आया क्या, 1/1, इसका और इसका 1/1 इज इक्वल टू √3x1 अपॉन x2।
आपको तो x1/x2 चाहिए, सो x1/x2 इज गोइंग टू बी 1/√3, ठीक है, 1/√3 आ गया, दैट इज योर आंसर। ओके, तो आई शुड से 1/√3, फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो आपको ये चीज़ समझ आई, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हमने यहाँ से फेंका है 60 की इंक्लिनेशन से, दूसरे को 30 से फेंका है, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो जाएगी। फिर आपने देखा कि आपको H1 और H2 एक्चुअली नहीं चाहिए थे, तो हमने इसको x1 और x2 के फॉर्म में लिखा और रेशियो निकाल दिया। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two bullets are fired horizontally and simultaneously towards each other from the rooftops of two buildings 100 meters apart and of the same height of 200 meters with the same velocity of 25 meters per second। देखो जब आप 2D में हो ना, तो जब तक आप अच्छा सा एक करेक्ट डायग्राम नहीं बनाओगे ना, आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ओके, तो आ जाओ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वी आर हैविंग टू बिल्डिंग्स, राइट, 2 बिल्डिंग्स। आज ही 2 बिल्डिंगें हैं, देखो एक बिल्डिंग यहाँ है, दूसरी बिल्डिंग यहाँ है, जो दोनों की दोनों बिल्डिंग है उनकी हाइट सेम है, कितनी, 200 मीटर, ठीक है। ये दोनों बिल्डिंग एक दूसरे से कितनी दूर है, 100 मीटर। एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ है, इसको हमने 25 से इधर को फेंका, इसको हमने 25 से इधर को फेंका, एक्सक्यूज मी। उसके बाद हमारे से बोल रहे हैं कि व्हेन विल दे कोलाइड एंड वेयर विल दे कोलाइड। देखो आपको ऑलरेडी एक चीज़ पता है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, क्या, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, ठीक है। अब अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी देखें तो हम इसको a कह देते हैं, इसको b कह देते हैं, तो हम देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। वेलोसिटी ऑफ a कितनी है, 25, माइनस वेलोसिटी ऑफ b क्या है, दूसरी तरफ को है ना, तो -25, तो कितनी हो गई, 50 मीटर्स पर सेकेंड। इतना तो समझ आ गया, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, अगर आप देखो आप कह सकते हो कि जी भैया जब ये 2 डायमेंशन में आएगा तो ये कहीं यहाँ जैसे पहुँचा होगा, ये कहीं यहाँ जैसे पहुँचा होगा, यहाँ पर ये कहीं मीट कर जाएंगे, ठीक है। बट भैया इसकी तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज होगी, बट अगर आप ध्यान दो, अगर आपने पढ़ा होगा ये चीज़ ऑलरेडी कि जो आपकी क्या, जो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, कौन सी वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वो अनचेंज्ड रहती है, पढ़ा है आपने, ठीक है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो अनचेंज्ड रहेगी, नीचे 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 आते हुए इसका वर्टिकल कंपोनेंट वैल्यू को गेन करेगा, बट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली बता दिया कि इट इज़ गोइंग टू बी 50 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दी। अब आप देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब होता है कि बी क्या है, रेस्ट पे। देखो जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसको हम कैसे लेते हैं, रेस्ट पे, तो बी आपका रेस्ट पे है। अगर आपका बी रेस्ट पे है तो आप बताओ कितना टाइम लगेगा बुलेट को यहाँ से यहाँ जाने में। सिंपल है, व्हाट इज टाइम, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कितना डिस्टेंस है, 100 मीटर्स, वेलोसिटी कितनी थी, 50, आ गया कितना, 2 सेकेंड, आधा हमने सॉल्व कर दिया, राइट। अब हमें क्या निकालना है, एट व्हाट हाइट, एट व्हाट हाइट, ठीक है। तो अब आपको पता है हमने क्या कहते हैं, न्यूटन की इक्वेशन पढ़ रखी है ऑलरेडी, ठीक है। कौन सी इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ a_t²। तो हमने डिस्टेंस निकालना है, राइट। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आपको पता है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली जब हॉरिजॉन्टली हम किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो बचा क्या, हाफ, नीचे को ग्रेविटी है 10 और टाइम का स्क्वायर 4, तो आप क्या कर दो, इसको कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, 20 मीटर्स। अब ज़रा ध्यान देना, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हेन एंड वेयर विल द 2 बुलेट्स कोलाइड, ठीक है। तो वो कोलाइड कर रही हैं, हमने निकाला कि क्या कहते हैं, यहाँ से कुछ 20 मीटर पे, ठीक है। तो कितनी की हाइट है ये,
इसमें कंफ्यूज मत होना, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जहाँ पे कोलिजन हो रहा है, ये पॉइंट नीचे से कितनी हाइट पे। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बस 20 पे आंसर खत्म कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। सो 200 माइनस 20 दैट इज 180 मीटर्स। इतना समझ आ गया? ठीक है, 180 मीटर्स क्यों लिया ये आपको समझना है। क्यों? क्योंकि हमारे को कोलिजन पॉइंट की हाइट नीचे से निकालनी है, नीचे से। इसने बोला है कितने की हाइट पे, हाइट हमेशा ग्राउंड से देखी जाती है। क्लियर हो गया? सो दिस इज डन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट पहले यूज़ किया, हमने निकाला कि क्या वेलोसिटी होगी। हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी को क्यों लगा पाए? क्योंकि हमें पता था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा, नहीं तो वेलोसिटी तो कंटिन्यूसली चेंज होती है, ठीक है, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने टाइम निकाल दिया, राइट, और टाइम निकालने के बाद हमने डिस्टेंस भी निकाल दिया। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, तो आ जाओ। देखो, जब भी क्वेश्चंस करते हो ना, इंटरेस्ट से क्या करो, समझा करो उनको। ओके, अ ब्लॉक इज ड्रैग्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन with the help of a rope which moves with a velocity v as shown in the figure. The horizontal velocity of the block is, आज ये देखो, ये वेलोसिटी v है तो इधर भी तो वेलोसिटी क्या होगी, v ही होगी, ठीक है। ये क्या है, ये हो गई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो ऊपर को जाएगी वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछी है, वेक्टर सबने पढ़ रखे हैं, वेक्टर तो सबने पढ़ रखे हैं। मान लो ये मेरा ब्लॉक है, ये मेरा ब्लॉक है, ठीक है, इस पे इधर को v वेलोसिटी है, इधर को हमारे को थीटा एंगल दे रखा है। तो हमसे सिंपल सा पूछा, कुछ नहीं पूछा, हमसे सिंपल सी चीज़ पूछी कि बताओ ये वाला कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग है वो क्या होगा। तो आपको पता है इधर को क्या होता है, v cos थीटा, नीचे को क्या हो जाएगा, v sin थीटा। तो बस ये v sin थीटा ही तो हमारा आंसर है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल। आपको बस ये पता होना चाहिए कि वेक्टर्स कैसे काम करते हैं, कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, v cos थीटा और नीचे को v sin थीटा। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आहा, देखो आप एक्चुअली अगर देखोगे ट्रेंड, तो आजकल एजर्शन रीजन क्वेश्चन भी फिजिक्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनको इंक्लूड करता हूँ। तो क्वेश्चन है, द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज 25% ऑफ द मैक्सिमम रेंज। देखो, मैं आपको अपनी इन वीडियोज़ में ना एक्चुअली कुछ ट्रिक्स बताता हूँ जिनसे आपकी सॉल्विंग ना बहुत तेज़ हो जाती है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, नोट कर लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। किसी भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में एक रूल हमेशा फॉलो होता है। क्या रूल है वो? tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन r, ठीक है, लिख दिया यहां पर। इट इज यूनिवर्सल, सारे के सारे प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस में ये रूल फॉलो होता है। थीटा यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है जी। हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट, आर तो आपको ऑलरेडी पता है, रेंज है। ये समझ आ गया। अब ये कह रहे हैं द मैक्सिमम हाइट इज ऑलवेज 25%। नहीं होती। क्यों नहीं होती, मैं रीजन बता देता हूं। देखो, अगर थीटा 45 डिग्रीज होगा तो tan 45 1 हो जाएगा, और मैं कह दूंगा रेंज इज 4h, और जो इन्होंने असर्शन में कहा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट मैक्सिमम हाइट इज 25%, क्योंकि 1/4 25 होता है ना, 1/4 और 25% ऑफ द रेंज। बट इन्होंने एक चीज यहां पे ली, दैट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज, इस पे फोकस करो। ऑलवेज नहीं होगा, कब होगा, जब आपका थीटा 45 डिग्रीज है, ओनली इन दैट केस। इतना समझ आ गया, ठीक है। तो आपको यहां से क्लियर आइडिया लग गया दैट assertion इज रॉन्ग। व्हाई इज द assertion रॉन्ग? assertion इज रॉन्ग बिकॉज height is going to be 25% of range in only one condition, when your theta is going to be 45 degrees, not always. assertion गलत हो गया। नेक्स्ट ये कह रहे हैं द मैक्स फॉर मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल शुड बी प्रोजेक्टेड एट 90 डिग्रीज, ठीक है। अब एक्चुअली अगर आप देखो फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है,
अगर हम रेंज की बात भी करें तो रेंज होता है आपके पास यू स्क्वेयर साइन 2θ/g होता है, ठीक है। तो आपको पता है ऑलरेडी, ऐसे तो पढ़ा होगा आपने कि कितने पे मैक्सिमम रेंज आती है, 45 डिग्रीज पे। क्यों आती है? रीज़न बीइंग कि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारे को साइन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90, सो 2θ में साइन 90 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं फॉर मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल शुड बी प्रोजेक्टेड एट 90 डिग्रीज। तो ये गलत है, 90 डिग्रीज पे नहीं, कितने पे प्रोजेक्ट करना पड़ता है उसको? 45 डिग्रीज पे, ठीक है, ओके। बट अगर आप देख रहे हो यहाँ आपका एजर्शन भी गलत निकल रहा है, यहाँ आपका रीजन भी गलत निकल रहा है। हो सकता है ऐसा कभी कभार। अब ज़रा देखो, आंसर एक ही होगा, आंसर एक ही होगा। इधर आओ, अगर आप देखो जो ये रीज़न है ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है, ये किसी भी केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है इसमें कि 50-50% चांस हो। ये तो पूरा गलत है कि आपको पता है 45 डिग्रीज पे प्रोजेक्ट करना है, दैट्स इट। बट अगर आप देखो ये वाला एजर्शन जो है, ये एक केस में तो एटलीस्ट सही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली कैंसिल हो जाते हैं। बट अगर हमें यहाँ पे मार्क करना है तो हम इसका ऑप्शन सी मार्क करेंगे कि एजर्शन मान लेते हैं 50-50 है। एजर्शन आपका क्या है? 50-50 है। हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो जाए, बट रीजन 100% गलत है। समझ आ गई बात? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moves so that its position vector is given by r is equal to cos omega t x cap plus sin omega t y cap where omega is constant, which of the following is true? देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं वेलोसिटी की बात हुई, यहाँ पे कहीं एक्सेलरेशन की बात हुई, तो हम निकाल देते हैं। सिंपल है, निकाल देते हैं ना, चल जाएगा पता। देखो, आपको पता है आपको पोजीशन वेक्टर कितना दिया है, डरना नहीं इनसे, cos ओमेगा टी एक्स कैप, ठीक है, प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप, ठीक है। वेलोसिटी निकालोगे तो क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट करोगे, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी। फिर आपको पता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, मतलब वो लगता है, क्या कहते हैं, फंक्शन रूल, पहले एक को फिर दूसरे को। ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन करोगे, ओमेगा आएगा, ठीक है, एक्स कैप एज इट इज आ जाएगा। साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे ओमेगा, और ये वाई कैप। उसके बाद अगर आप एक्सेलरेशन निकालो तो एक्सेलरेशन के लिए आपको होता है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस तो ऐसे ही रहने देंगे हम, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ठीक है। एक ओमेगा पहले से था, एक ओमेगा और आ जाएगा, समझ रहे हो? कॉस ओमेगा टी से भी तो आएगा ना ओमेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स कैप प्लस, अब आपको होता है कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा ओमेगा इंटू वाई कैप। अब अगर आप देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं दैट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर। यार कैसे चेक करोगे पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? कैसे चेक करोगे? देखो, अगर कोई चीज़, ठीक है, बिल्कुल एक्स कैप और वाई कैप में है, आपको दिख रहा है कि आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्चुअली एक्स कैप प्लस वाई कैप में है, अगर मैं डायरेक्शन की टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो बेसिकली आपको दिख रहा होगा, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल देता हूँ। अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो ये आपका माइनस एक्स कैप प्लस वाई कैप है। एक्सेलरेशन वेक्टर की बात करूँगा तो माइनस एक्स कैप माइनस वाई कैप है। तो बस आपको यही चीज़ चेक करनी है। अब ये कह रहे हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर। देखो, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होते तो उस केस में इनके साइंस भी तो सेम होने चाहिए थे, तो पहला गलत हो गया। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, तो यस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, मतलब एक्चुअली ये तो है, बट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन। ओके, इसको देख लेंगे। थर्ड क्या है? वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, देखो अगर आपको वेक्टर्स की अच्छी नॉलेज हो तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप बनाओगे इधर इधर, ठीक है। वेलोसिटी का किस्सा बनेगा, एक इधर को बनेगा, लेट मी चेंज द कलर,
वेलोसिटी के लिए कैसा बनेगा, एक इधर को बनेगा और दूसरा इधर को ही बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन के लिए क्या कहते हैं, एक वेक्टर -x इधर को होगा और दूसरा -y इधर को होगा, मतलब ये ऐसे को बनेगा। एक्चुअली जो एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट वेक्टर है वो बनेगा बाहर को, इधर को, इधर को, ठीक है। तो देखो मैं आपको पहले ना यहाँ पे ड्रॉ ही कर देता हूँ अच्छे से। ओके, ये ब्लू वाला एक्सेलरेशन वेक्टर है, ठीक है। मैं अब कंपोनेंट्स नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट वेक्टर बना के दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला आपका वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। इसको मैंने एक्स बोल दिया। तो बस अब चीज़ें आसान हो गई। हमें बोला वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, बिल्कुल सही। एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन, नो एक्सेलरेशन इज अवे। तो हम कह रहे हैं वेलोसिटी, ये वाला गलत हो गया। थर्ड है वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। हाँ, ये ओरिजिन से अवे है एक्चुअली। देखो अभी अगर आप देखो ये बाहर को है, हम इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो अगर ये जो है, ये वाली चीज़ आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अगर आपकी बाहर को है, ठीक है। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन आपका अंदर को है, समझ रहे हो। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर, velocity and acceleration both are perpendicular to r। लास्ट ऑप्शन तो ऐसे भी गलत ही है, तो लास्ट को तो हम ऐसे भी नहीं लेंगे। तो अब हमारे को कन्फ्यूजन है यहाँ पे। तो अगर देखो, सुनो 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 सुनो, ओके क्लियर, चलते हैं। अगर हम देखें आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर को है, वेलोसिटी इधर को है, एक्सेलरेशन इधर को है। हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में देखेंगे, ठीक है। आप देख रहे हो ये वो बॉडी है, वो मूव इधर को कर रही है, ये इसका क्या है, ओरिजिन। सिंपल समझो, वो मूव किधर को कर रही, बाहर को, अंदर को क्या है उसका ओरिजिन। अब हम कह रहे हैं दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन और टूवर्ड द ओरिजिन। तो आपको दिख रहा है एक्सेलरेशन तो इधर को आ रहा है, एक्सेलरेशन इधर को आ रहा है, तो हम कहेंगे इट इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये आपका गलत है। समझ आई बात, सिंपल। इधर समझना, इधर, इधर ध्यान दो, इधर देखो। आपको दिख रहा है, आपने यहाँ पे बनाया, आपको दिख रहा है कि बेसिकली ये ओरिजिन है, ओरिजिन से दूर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बट एक्सेलरेशन वेक्टर उसकी तरफ आ रहा है, तो हम कह देंगे इट इज टूवर्ड्स द ओरिजिन, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। What is the range of a projectile thrown with a velocity of 98 meters per second with angle 30 degrees from the horizontal? What is the range of a projectile thrown with a velocity of 98 meters per second with angle 30 degree from the horizontal? तो यार देखो, अगर आप सिंपल सा डायग्राम बनाओ तो कुछ भी नहीं है। ये एक बॉडी है, ये हम मान लेते हैं आपका हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया। कितने से प्रोजेक्ट किया, 30 से प्रोजेक्ट किया। कितनी वेलोसिटी थी, 98 थी, ठीक है, 98 वेलोसिटी थी। तो हमें तो सिंपल सा रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी। तो हमने क्या किया, हमने बोला रेंज यू स्क्वेयर का मतलब हुआ 98 इंटू 98, ठीक है। साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 होता है √3/2। जी की वैल्यू 98 देखते हुए मैं ले रहा हूँ 9.8, ठीक है। डेसिमल को रिमूव किया, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा, 98 से 98 कैंसिल हो जाएगा। आपको दिख रहा है 2, तो 2 फॉर द रेटर 1 9, 2 9 18, तो ये कितना हो गया आपके पास 490 √3।
सिंपल इजी क्वेश्चन। जस्ट आपको क्या पता होना चाहिए, जस्ट आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसी के साथ एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ कि आपको अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम रेंज कितना होता है, उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। ये भी नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। खैर अभी तो हमने यहाँ पर इसको यूज़ किया था। क्लियर हो गया? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टर with the same initial velocity exceeds or falls short by 45 by equal amount alpha, then the ratio of horizontal range। देखो, अब एक ट्रिक पहले बता चुका हूं, एक ट्रिक यहां बता देता हूं, जरा समझना। पहला केस, अगर आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, ठीक है। दूसरा, 45 प्लस थीटा हो या 45 माइनस थीटा हो, उस केस में रेंज हमेशा सेम रहती है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 30 डिग्रीज पे मैंने एक बार प्रोजेक्ट किया और 60 डिग्रीज पे एक बार प्रोजेक्ट किया, तो आपको दिख रहा है कि ये आपका क्या है, 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा, 45 प्लस थीटा, हाँ 45 प्लस थीटा। देखो, अगर आप इसको देखो ना, पहले इतना समझा देता हूँ, तो आपको दिख रहा है कि 45 माइनस 15 करूँगा तो 30 आएगा, है ना। और 45 में ही प्लस 15 करूँगा तो 60 आएगा। समझ रहे हो? हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू की ना, 45 प्लस थीटा या 45 माइनस थीटा के एंगल पे अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो रेंज सेम रहती है, ठीक है। 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा पे भी सेम रहती है। मतलब अगर मैं 90 माइनस 30 एक वैल्यू ले लेता हूँ, 90 माइनस 30 कितना होता है, 60, और 90 प्लस 30 कितना होता है, 120। तो अगर मैं 60 डिग्रीज और 120 डिग्रीज पे प्रोजेक्ट करूंगा तो मेरी रेंज कैसी रहेगी, सेम रहेगी। समझ आ गया? समझ आनी चाहिए चीज़ें। देखो सुनो, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा पे अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो रेंज सेम है। 45 प्लस थीटा या 45 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करूं, अगेन रेंज सेम है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अब इसने वही चीज़ पूछी कि 45 प्लस थीटा से ज़्यादा या कम पे रेंज का रेशियो क्या होगा, तो मैंने कहा रेंज सेम होगी, तो रेशियो क्या होता है सेम में, 1:1। ईजी क्वेश्चन, ठीक है। ट्रिक मैंने आपको बता दी, ओके। क्योंकि आपको एक्चुअली नीट के पेपर के दिन ट्रिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज आपको टाइम सेव करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सारे फॉर्मूले लगा के बैठे हो, 10-10 मिनट लगा रहे हो एक ही क्वेश्चन में। ओके, सो इधर आ जाओ। A body is projected horizontally from the top of a tower with a velocity of 10. If it hits the ground at an angle of 45, then the vertical component of the velocity when it hits the ground is। सिंपल है, डायग्राम समझते हैं। लेट अस से अगर हमारे पास ये कोई टावर है और लेट अस से ये ग्राउंड है। अब हमारे पास कोई यहाँ पे बॉडी रखी थी, हमारे को बोल रहा है बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद द वेलोसिटी ऑफ 10। हॉरिजॉन्टली का मतलब मैंने ऐसे किया 10, तो आपको दिख रहा है कि ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, उई 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 उई, पहुँच गया, ठीक है। अब देख रहे हो, अब इसका वेलोसिटी वेक्टर होगा इधर को, लेट अस से, ठीक है। तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी फिर से बता देता हूँ, क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है, बताया था कैसा रहता है, अनचेंज। जब हम किसी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं एक्चुअली, सॉरी, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अनचेंज रहता है। क्यों अनचेंज रहता है? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है। जो एक्सेलरेशन है वो एक्चुअली वर्टिकल कंपोनेंट पे लगता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि वो तो अनचेंज था, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया कि ये तो 10 का 10 ही रहा, ठीक है। आपको बोल रहा है कि ये वर्टिकल के साथ 45 है, मतलब यहाँ से भी 45 ही रहा होगा, ठीक है। अब हमारे से ये क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। ये वाला
इसको हम वी नॉट बोल देते हैं। वर्टिकल कॉम्पोनेंट निकालना है, सिंपल यार, सिंपल, वेक्टर की नॉलेज, ठीक है। या वेक्टर की नहीं लगानी तो हम ट्रायंगल लगा लेते हैं। देखो आपको दिख रहा है यहां पर एक ट्रायंगल बना, क्या बना, ट्रायंगल बना, उसकी साइड 10 है, ठीक है, ये 45 डिग्री है, और ये मैंने वी वेक्टर इधर को ला दिया थोड़ा सा, ये हमने निकालना है, सिंपल है। तो आपको दिख रहा है ये 90 डिग्रीज का एंगल है, तो ये साइड हाइपोटेन्यूज है। तो अगर आप देखो इसके रिस्पेक्ट में, तो आपको दिख रहा है ये आपका क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर है, और ये आपका क्या है, बेस। तो आप क्या करोगे, आप लगाओगे tan, tan फंक्शन सबको पता है, tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर वी नॉट, बेस 10, tan 45 1 होता है, तो 10 इज वी नॉट। सिंपल सी बात थी, आपसे पूछा था, आपने बता दिया कि आपका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, 10 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो काफ़ी इजी पीजी क्वेश्चन था, ओके। तो अब आगे चलते हैं, मूविंग ऑन फर्दर। सो लेट्स कंटिन्यू। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर मज़ा आ रहा है तो जाओ नीचे लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर डालो भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज आर when the angle of projection is 45 for the same velocity of projection and range, the other possible angle would be, ठीक है। तो यार ये तो सिंपल हो गया, अभी नहीं बताया मैंने आपको, क्या बताया, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा पे आपका रेंज सेम होता है, बताया था, ठीक है। ये कंसेप्ट यहाँ पे लगा डालो और मजे मारो। अब देखो इसने कहा कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है 40, तो यहाँ से रियली सॉरी मैंने निकाल दिया कितना, 50 डिग्री, ठीक है। तो मैंने आपका निकाल दिया कि आपका जो थीटा है वो 50, तो मतलब 90 प्लस थीटा, अगर एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 40 दिया था, तो यहाँ से मैंने निकाल दिया कि मेरा एक्चुअली वो थीटा कितना है, 50 है। अब थीटा 50 है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 50 40, सिंपल। एक सेकेंड, 1 इज 40, ओ 90 माइनस 1 इज 40, तो 90 प्लस थीटा, दिस इज 50, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम आता है, तो वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू। हाउ इज इट, लेट मी चेक। देखो हमने कहा कि 90 प्लस थीटा जो प्रोजेक्शन है, तो मैंने कह दिया आपका 90 प्लस थीटा मुझे कितना दे रखा है, 40 डिग्रीज, तो 90 माइनस 40, 50 मेरे पास क्या है, ओ माइनस 50, आई एम रियली सॉरी, एम आई राइट, इट्स माइनस 50, और तो मैंने कहा 90 माइनस थीटा होगा फिर, तो 90 माइनस थीटा, तो 140 डिग्री, ठीक है। तो 140 डिग्री होगा दूसरा। एक हम 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा से भी चेक कर लेते हैं, 45 प्लस थीटा कितना है, 45 प्लस थीटा हमारे पास है कितना, 40, तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, -5, और 45 माइनस थीटा में हम इसको अगर पुट करें, 45 माइनस -5 मतलब +5, कितना आ गया, 50 डिग्री। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, हमने क्या किया, हमने दोनों से एक बार चेक कर लिया और अपना कन्फ्यूजन दूर कर लिया, सिंपल। तो हमने सबसे पहले देखो, फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, बताया 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा के लिए रेंज सेम होती है, पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा पे चेक किया, तो हमने निकाला कि हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि 90 प्लस थीटा एक एंगल होता है, वो हमारे को 40 ऑलरेडी दिया है, तो पहले थीटा की वैल्यू निकाली, जो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, थीटा की वैल्यू हमारे पास आई ये -50, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो वो एंगल दूसरा कितना होना चाहिए, 140, बट ऑप्शन में था नहीं। फिर हमने 45 प्लस थीटा के लिए चेक किया,
45 प्लस थीटा में हमने देखा कि थीटा की वैल्यू -5 आई और यहाँ से सॉल्व किया तो हमारे पास पता चल गया कि दूसरा एंगल 50 है और वो 50 जो है वो ऑप्शन में दे रखा है, सिंपल। तो हमने दोनों चीज़ों को चेक करके कर लिया। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द हॉरिजॉन्टल रेंज and the maximum height of a projectile they are equal. The angle of projection is going to be. अब अगर आप देखो, अगर मैं आपको ट्रिक ना बताता, कौन सी ट्रिक, अरे याद करो, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं बताया था आपको, tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन r, तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है, आप एक पेज भर देते पूरा इसको सॉल्व करने के लिए। अब सिंपल हो गया, आपसे बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट दे आर इक्वल है, तो मैं कह देता हूँ कि अच्छा ये भी अच्छा है तो ये भी अच्छा है, एच से एच कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया tan थीटा 4 है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालनी है, थोड़ा सा मैथ लगाते हैं, थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4, सिंपल, tan इनवर्स 4, दैट इज ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन। बस आपको क्या पता होना चाहिए था, आपको ये जो ट्रिक मैंने बताई थी ये पता होनी चाहिए थी, दैट्स इट। आगे चलते हैं। A particle is projected with a velocity of v so that the horizontal range twice the greatest height attained. The horizontal range is. Okay, तो हमसे क्या कह रहा है ये, हमसे कहा गया है that a particle is projected with a velocity of v such that the horizontal range, उसकी जो horizontal range है, उसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, इट इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट। ओके, तो आपको दिख रहा है कि यार हाँ, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज ओके, इट इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ v, ठीक है। तो लेट अस से अगर वो क्या कहते हैं v से प्रोजेक्ट हुआ भी है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना काफ़ी आसान है। आपको पता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन 2g या यू स्क्वेयर अपॉन 2g। तो हम कह देते हैं कि आपकी जो रेंज हो जाएगी इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ वी स्क्वेयर अपॉन 2g, ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल वी स्क्वेयर अपॉन जी, नॉट अ बिग डील, ठीक है। हमें बोला है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ v so that its horizontal range is twice the greatest height attained, ठीक है। तो उस केस में आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज दिस, क्लियर हो गया, ठीक है, दिस वाज योर सॉल्यूशन। ओके, आगे चलते हैं। For an object which is thrown at 45 degrees to the horizontal, the maximum height h and horizontal range are related as. Again वही ट्रिक जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वो रिलेशन tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन r, tan 45 1 होता है, रेंज इज इक्वल टू 4h, सिंपल सा, रेंज इज इक्वल टू 4h, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन फर्दर, नाउ कम्स अ बिग क्वेश्चन। ओके, अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आ जाओ गाइस, लेट्स बिगिन। अ बॉल थ्रोन across a field is at a height of h1 and h2 from the point of projection at time t1 and t2 respectively after the throw. Let us say अगर हमारे पास ये है, तो लेट अस से ये हमारे पास कोई बॉल है और मैंने उसको प्रोजेक्ट किया और वो ऐसे को गया, तो एक बार वो h1 हाइट पे था, एक बार वो h2 हाइट पे था, एट टाइम t1 एंड t2 रिस्पेक्टिवली। हमसे क्या बोला, द बॉल इज कॉट बाय द फील्डर एट द सेम हाइट, मतलब जितने पे फेंका था उसी हाइट पर ये वापस भी आ गया, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमसे निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमसे पूछा गया। ओके, अब अगर हम यहाँ पे फर्स्ट केस में न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन लगाएं, डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है h1 वो कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो लेट अस से अगर ये थीटा पे प्रोजेक्ट किया था और वेलोसिटी u थी, तो ऊपर को वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऊपर को हो जाएगी u,
साइन थीटा, नीचे को क्या हो जाती, यू कॉस थीटा। तो मैं लिखूंगा इट इज़ गोइंग टू बी यू साइन थीटा इंटू T1, राइट, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, माइनस हाफ, माइनस क्यों, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटी का नीचे को रहेगा, हाफ G T1 स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप T1 की वैल्यू निकाल सकते हो। T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज़ गोइंग टू बी H1 प्लस हाफ G T1 स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इसको इधर शिफ्ट कर देना, ठीक है, और यू साइन थीटा आपका नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, तो इसको ज़रा आपने ध्यान में रखना है। ओके, सिमिलर वे में हम H2 के लिए भी ये इक्वेशन बना सकते हैं। H2 के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे तो हम लिखेंगे u साइन थीटा इंटू T2 माइनस हाफ G T2 स्क्वायर। 5 hours later. ठीक है, और हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हमें T1 और T2 का रेशो चाहिए। तो अगर आप देखो T1 और T2 का रेशो के लिए यहाँ से आपको T2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो T2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी H2, राइट, प्लस हाफ G T2 का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय u साइन थीटा। ठीक है, अब अगर आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करते हो तो आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अरे कुछ तो दिख रहा होगा, देखो u साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा H1, ठीक है, प्लस हाफ G T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 प्लस हाफ G T2 स्क्वायर, इट इज T1 अपॉन T2। इतना समझ आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास क्या चीज़ निकल के आएगी, उससे हमारे पास आता है आपका क्या कहते हैं H1 T2 माइनस H2 T1 इज इक्वल टू G/2, आराम से करना आप लोग, G/2 T1 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर T2। ठीक है, ओके जी। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ 2u साइन थीटा बाई जी। ओके, 2u साइन थीटा बाई जी। अब अगर हम देखें तो आपको दिख रहा है कि आप इसको लिख सकते हो 2/g इंटू यू साइन थीटा। कुछ नहीं किया मैंने, आपको क्या करना है, यहाँ से u साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है। अगर आप देखो तो u साइन थीटा कितना था, u साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, H1 प्लस हाफ G T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1, यही था। ठीक है, इसको अभी ऐसे रहने दो, इक्वेशन 3 बोल देते हैं इसको, राइट। ओके, ये आ गया। फिर यहाँ से आप लिखोगे कि आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसको जब आप सॉल्व करोगे दैट इज गोइंग टू कम आउट एज 2/T1, ओके, इंटू H1/g प्लस T1 स्क्वेयर अपॉन 2। ठीक है, ओके जी। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं इसमें, और हम कह देते हैं कि आपका H1/T1 जो होगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2/g, देखो मैंने कुछ नहीं किया ज़्यादा, ओके, प्लस T1, ये T1 स्क्वायर था ना, तो T1 से जब आपने T1 को अंदर ले गए तो ये T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ से आपने थर्ड इक्वेशन से 2/g की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, 2/g की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस चीज़ को परे ले जाना पड़ेगा और इस पूरी चीज़ को नीचे लाना पड़ेगा।
तो आप 2/g की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, वहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, 2/g की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो 2/g की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे है h1/t1, ठीक है। 2/g की वैल्यू डाल दो, क्या आ जाएगी, t1 t2 स्क्वेयर, ओके, माइनस t1 स्क्वेयर t2, क्लियर, डिवाइडेड बाय h1 t2 माइनस h2 t1, ठीक है, इतना डाल दिया, प्लस t1, ओके, ये हो गया। अब हमारे को थोड़ी सी जगह चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं, इस डायग्राम को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो हमारे को ऑलरेडी पता है, डायग्राम हमारे माइंड्स में है, ठीक है, इसको हटा देते हैं गाइस, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आपको क्या करना है, आपका जो h1 t2 h2 t1 है, नीचे इसमें एलसीएम ले लेना है। तो आ जाओ पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा t1 h1 t2 माइनस h2 t1, इतना हो गया। ऊपर जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा h1 t1 t2 स्क्वेयर t1 t2 स्क्वेयर, ठीक है, माइनस h1 t1 स्क्वेयर t2, ठीक है, प्लस h1 t1 स्क्वेयर t2 माइनस h2 t1 क्यूब, ओके। आगे चलते हैं। अब अगर आप देखो तो t1 ये तो कैंसिल कर देते हैं, यहाँ t1 है, ये वहाँ से ये वाला t1 गया, यहाँ से 2 स्क्वेयर था तो एक ही बचा, नीचे वाला बच गया, यहाँ से भी एक बचा, और यहाँ से 2 बच गए, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि माइनस h1 t1 t2 प्लस h1 t1 t2 ये पूरे पूरे कैंसिल हो गए, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया h1 t2 स्क्वेयर माइनस h2 t1 स्क्वेयर, स्क्वेयर क्यों, क्यूब था ना, एक t1 तो कैंसिल हो गया, ओके, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, h1 t2 माइनस h2 t1, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो अगर आप इसको मैच करोगे, h1 t2 स्क्वेयर माइनस h2 t1 स्क्वेयर, h1 ना पहला नहीं है, ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, h1 t1 स्क्वेयर नहीं, h1 t2 स्क्वेयर माइनस h2 t1 स्क्वेयर, h1 t2 माइनस h2 t1, हाँ ये ऑप्शन सी, सो दिस इज गोइंग टू योर आंसर। तो मैंने आपको समझाया कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने इसको अप्रोच किया। सबसे पहले डायग्रामेटिकली चीज़ों को समझा, फिर हमने यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने क्या कहते हैं सेकंड इक्वेशन यूज़ की, हमने t1 निकाला, हमने t2 निकाला, दोनों को डिवाइड किया, उसके बाद हमारे को एक्चुअली यहाँ से 2/g की वैल्यू चाहिए थी, उस तक हमने इसको सॉल्व कर दिया। उसके बाद आपको पता है कि टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट उसका फॉर्मूला ये होता है, u sin थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से ली, यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद हमने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। ईजी, ओके, ईजी तो कहीं नहीं था तो भाई जी बहुत टफ, पर चलो हमने बचा लिया, कोई बात नहीं, वेरी गुड, ओके, ये हो गया। आगे चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास क्या क्वेश्चन है, होपफुली थोड़ा आसान सा हो प्लीज़, क्योंकि अभी हमने बहुत टफ क्वेश्चन किया, ओके, आ जाओ। The velocity of a projectile at the initial point A is 2i cap plus 3j cap meters per second. Its velocity at point B is, यार सिंपल यार, आपको पता है, लेटर से यहीं बना लूँ, यहीं बना देते हैं, नहीं चलो यहाँ बना लेती हैं, छोटू सा क्वेश्चन है, ओके। लेटर से देखो, आप जितना फन में चीज़ों को पढ़ोगे ना, उतनी अच्छे से आपको समझ आएंगी, ओके। तो ये आपका वाई कैप है, तो यहाँ से ये गया और यहाँ गिर गया, ठीक है, सिंपल। अब आपको पता है ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कितना, 2i कैप, और इधर इसका वर्टिकल कंपोनेंट है कितना, 3j कैप।
तो आप देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एज इट इज़ ही रहेगा, मैंने बताया वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपने इसको इधर से वी से प्रोजेक्ट किया ना तो नीचे भी वी से ही पहुंचेगा, ये सेम रहता है। अगर ये वी है तो ये भी वी रहेगा। तो अगर ये आपने 2i कैप इधर को है तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो 3 रहेगा, बट आप देख रहे हो कि वो नीचे की तरफ को है तो -3j कैप। तो अगर मुझे वेक्टर टर्म्स में इसको लिखना है तो आई विल से इट इज़ 2i कैप -3j कैप। हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट चेंज नहीं होता, वर्टिकल उल्टा हो गया। सो 2i कैप -3j कैप इज गोइंग टू बी योर आंसर, यानी ये वाला ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन, बस वेक्टर्स के साथ थोड़ा सा खेल रहे हैं, ठीक। अब the two particles are projected upwards with the same initial velocity v naught in two different angles of projection such that horizontal range is same। इधर आओ जरा, कुछ बताता हूँ। अगर आपका जो रेंज है वो क्या हो, सेम हो, क्या हो अजी, सेम हो। एक ट्रिक और है, क्या है ट्रिक? अगर रेंज सेम हो तो मैक्सिमम हाइट्स का जो रेशो होता है वो हमेशा tan स्क्वायर थीटा होता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशो होता है वो हमेशा tan थीटा होता है। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, आराम से अपने दिमाग में बिठा लो। जब आपकी रेंज सेम होगी तो उस केस में मैक्सिमम हाइट्स का रेशो tan स्क्वायर थीटा और टाइम का रेशो tan थीटा होता है। अब इसको मैं निकालना भी बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। हम यहाँ से हाइट्स पूछिए तो हम हाइट्स की बात करते हैं। आपको बताएं मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है क्या, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। आपको बताए एक थीटा है, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो आपको पता है आप लिखोगे u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। कर लो h1 अपॉन h2, 2g कैंसिल, u स्क्वेयर कैंसिल, साइन स्क्वेयर थीटा आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा हो गया। क्या चीज़ आ गई, tan स्क्वेयर थीटा। तो इतना आप इसको सॉल्व करोगे, या छोटी सी चीज़ बता दी मैंने, अब ध्यान रखना मैक्सिमम हाइट के लिए tan स्क्वेयर थीटा होता है और मैक्सिमम टाइम के लिए tan थीटा होता है। क्लियर हो गया? तो इसका पहला ऑप्शन मारो, चलते बनाओ, इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। A projectile is thrown with initial velocity u0 at an angle of 30 degrees with the horizontal if it remains for 1 second the initial velocity। यार सिंपल है, डायग्राम थोड़ा सा बना देता हूँ। इसको ऐसे फेंका, ले थोड़ा ऊपर नीचे फेंक दिया, मान लेते हैं अच्छा खासा सुंदर सा प्रोजेक्टाइल है, हमें u दिया है, हमें दिया है कि ये 30 है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट दिया। तो यार टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा, u स्क्वेयर सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट, आई एम रियली सॉरी, 2u साइन थीटा बाई जी होता है। क्या होता है? 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये हमें ऑलरेडी 1 दिया है, 2u साइन थीटा मतलब साइन 30 1/2 बाई जी मतलब 9.8, 2 से 2 गया तो u कितना आ गया 9.8 मीटर्स पर सेकेंड। ढूंढ ऑप्शन बी। अजी समझ में आया? हाँ ईजी था। बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है। इट इज़ 2u साइन थीटा बाई जी। अगर आपको थोड़ा सा और तोड़ के बता देता हूँ, एक होता है टाइम ऑफ एसेंट, मतलब ऊपर जाते हुए कितना टाइम लगता है, तो टाइम ऑफ एसेंट होता है u साइन थीटा बाई जी। कोई पूछे टाइम ऑफ डिसेंट कितना होता है, भाई जी वो भी उतना ही होता है u साइन थीटा बाई जी। तो ये दो चीज़ें और हैं, ये भी ध्यान में रखना। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द मोशन डिस्क्राइब्ड बाय द पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय। तो सिंपल है, आपको डिफरेंशिएशन करनी है। आपको दिया है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है 2t i कैप प्लस टी स्क्वेयर जे कैप। आप क्या करोगे, dr अपॉन dt करोगे, उससे क्या आएगी वेलोसिटी। तो आ जाओ करो, आपको पता है इसका क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 2t j कैप।
तो ये सिंपल है यार, सिंपल सी डिफरेंशिएशन है, सिंपल सा कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन का, दैट्स इट, वो आना चाहिए बस। सो इट इज़ 2i कैप प्लस 2tj कैप। ओके, थोड़ा कतई कष्ट नहीं किया इन्होंने ऑप्शन को आगे पीछे करने का, बोलो पहले ऑप्शन में करो, हो गया खत्म। अब आ जाओ, थोड़ा अच्छा सा सुंदर सा क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा बड़ा भी दिख रहा है। ओके, इस क्वेश्चन में क्या करना है, लेट्स सी। हमें बोला एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन टुवर्ड्स द टावर which is at a horizontal distance of 50 meters with initial velocity of 10 making 30 degrees with the horizontal। तो लेट अस से यहाँ पे कोई एक टावर है, अच्छा खासा ऊंचा टावर है, ठीक है, और मेरे पास ये कोई बॉडी थी, मैंने इसको 30 डिग्रीज पे प्रोजेक्ट कर दिया और इसकी तरफ फेंक दिया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर्स का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये आपका टावर है। ओके, हमें कह रहे हैं द ऑब्जेक्ट हिट्स द टावर एट अ सर्टेन हाइट। तो लेट अस से ये टॉप तक नहीं गया, ये पार्टिकल कुछ इस हाइट तक ही गया, h हाइट तक, और द हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर वेयर द ऑब्जेक्ट हिट्स, तो यही हाइट हमने एक्चुअली निकालनी भी है। तो हमें बोला है कि हमने प्रोजेक्ट किया था इसको 10 मीटर्स पर सेकेंड से। देखो, कुछ लोगों को हो सकता है कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगे, बट काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपको एक चीज़ पता है, अगर आपने एक चीज़ पढ़ी है, पढ़ाते हैं ऐसे तो सारे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एक्चुअली क्या होता है, मेरे टाइम में भी ये होता था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सब रट तो लेते हैं बट उनको लगानी नहीं आती, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या कहती है, दैट y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इतना समझ आ गया। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मैं आपको फंडा समझा देता हूँ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एक्चुअली ये बताती है जब आपका y अगर आपको दिया है तो x क्या है, या जब x दिया है तो y क्या है। मतलब जब आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है तो उस पॉइंट पे वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, और जब वर्टिकल डिस्टेंस दिया है तो उस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल क्या है। तो वही हमसे पूछा है, y यहाँ पे हमसे क्या पूछा, h, ठीक है। x कितना है 50, tan थीटा, tan 30 कितना होता है 1/√3, माइनस हाफ जी की वैल्यू 10, एक्स स्क्वेयर 50 का स्क्वेयर 2500, ठीक है, यू स्क्वेयर 10 का स्क्वेयर 100, कॉस स्क्वेयर थीटा। अब कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो उसका स्क्वेयर करोगे तो √3 का स्क्वेयर करने से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं, और 2 का स्क्वेयर करोगे तो 4 हो जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा। क्लियर हो गया। ओके जी, ये 100 था, ये मैंने कैंसिल भी कर दिया। अब आपको दिख रहा है कि 2, इसको 2 कर दो, ठीक है। तो आप देखोगे 50/√3 आया, माइनस 25 2 50 और इंटू 10 500/3। अब 50/√3 को कॉमन ले लो, सिंपल मैथ है, 1 माइनस 10 बचा, नीचे क्या बच जाएगा √3। तो देखो क्या है ऑप्शन में है, हाँ है फर्स्ट ऑप्शन में, तो इजी। ओके, तो बस आपको क्या पता होना चाहिए था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, दैट्स इट, ठीक है। उसको लगाना कैसा मैंने आपको बता दिया। हमारे को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 50 दिया था, तो हमने निकाला कि जब उसने 50 मीटर्स का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर दिया तो उस पॉइंट पर उसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना था वो हमने निकाल दिया, दैट्स इट। ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, हमसे पूछा है if for the same range the two heights attained they are 20 meters and 80 meters then the range would be, ठीक है। तो हमारे को दो हाइट्स दे रखी है और उन दोनों हाइट्स पर आपकी जो रेंज है वो दोनों ही केसेस में क्या है, सेम है। तो हमारे को बस ये निकालना है कि व्हाट इज द रेंज। ओके, तो अब हम निकालते हैं, लेट अस फाइंड आउट द रेंज। तो एक मैक्सिमम हाइट हमारे को दी है 20 मीटर, ठीक है जी, और आपकी जो दूसरी मैक्सिमम हाइट हमारे को दे रखी है वो कितनी है 80 मीटर। देखो, अगर आप इसको मेथड से सॉल्व करोगे तो इट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग मेथड, वेरी वेरी लॉन्ग।
बट थारा भाई इधर बैठा है, थारा भाई बैठा है ना। ओके, अब जब आपका भाई बैठा है तो इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक तो बनती है। ट्रिक बनती है क्यों? क्योंकि हम कौन सा पेपर देने जा रहे हैं? हम नीट देने जा रहे हैं, और वहाँ समय की बड़ी कमी रहती है, समय का अभाव रहता है। तो एक ट्रिक है, रट लो। क्या है? जब आपकी रेंज सेम हो, जब आपकी क्या हो, रेंज सेम हो, उस केस में देखो, पहले मैं कंडीशन लिखता हूं हमेशा। जब रेंज सेम हो तो रेंज और मैक्सिमम हाइट का एक रिलेशन होता है। रेंज इज इक्वल टू 4 अंडर द रूट ऑफ h1 h2। इसको दो दो सितारे लगा दो, ठीक है। इसको अगर लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। रेंज बस एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होता है। 20 मल्टीप्लाइड बाई 80, 20 इंटू 80 कितना होता है? यहाँ पे हो जाएगा 1600। 1600 का रूट करोगे तो 40 आएगा। कितना हो जाएगा? 160 मीटर। काम खत्म हो गया एक ही लाइन में। अगर आप ऐसे करते तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती। सिंपल सी चीज बताई, ट्रिक है। अगर रेंज सेम है, अगर रेंज सेम है तो उस केस में क्या होता है? रेंज और मैक्सिमम हाइट का रिलेशन, रेंज इज इक्वल टू 4 अंडर द रूट ऑफ h1 h2। सिंपल, ठीक है। मैं यहाँ कोई बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, नीट के पर्सपेक्टिव से करा रहा हूँ। टाइम बचाना है हमने पेपर के टाइम पे। ओके, आगे चलते हैं। A projectile is projected at 10 meters per second by making an angle of 60 degrees with the horizontal. After some time, its velocity makes an angle of 30 degrees with the horizontal. We have to find out. Aji, we have to find out. What we have to find out? We have to find out the speed at that instant. आज ही बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। हम आपको दिखा देते हैं। लेट से ई है। यहाँ पे एक सुंदर सा पार्टिकल था। उस पार्टिकल को मैंने 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दिया। वो पार्टिकल ऐसा 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 गया, और इस किसी इंस्टेंट पे वो अब मात्र 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, कितने में प्रोजेक्ट किया था मैंने? 10 से। और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v होगी, वो हमें निकालनी है। बच्चों को समझ ही नहीं आता इसको करना कैसे। मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट, जो मेरे ख्याल अब तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके ओके, आई डोंट माइंड एनीवेज, मैं आपको पढ़ाने आया हूँ। ओके, क्या बताया था मैंने? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा रहता है? अनचेंज्ड रहता है। बताया है, बहुत बार बता चुका हूं। यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले हम निकाल लेते हैं। तो चलो भाइयों, लगाओ वेक्टर का ज्ञान। 10 cos 60, cos 60 1/2 होता है, तो 5। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अनचेंज्ड रहेगा, तो मतलब ये कंपोनेंट भी 5 है। अब ये निकालना काफी आसान है। क्यों? मैं कहूंगा दैट v cos 30 की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है 5, तो v निकालना है तो 5 अपॉन cos 30 करूंगा। 5 ऐसे रहेगा। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये 10/√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ओके, सिंपल सा फंडा है, क्लियर हो गया। ये चीज़ बहुत बार पढ़ा चुका हूँ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अनचेंज्ड रहता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने निकाला जो 5 था, वो यहाँ पर भी सेम रहेगा। तो हमने देखा कि इस वाले में तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकला हुआ है, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं v की। उस पॉइंट पे, उस इंस्टेंट पे हम उस पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो, ठीक है। मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया, वो सारे ट्रिक्स बताए जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हो, इस चैप्टर की आप और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हो, फटाफट चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो। उन ट्रिक्स को आई वुड एडवाइस यू कि एक जगह आप पहले उनको नोट कर लो, अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि जिस दिन आपका नीट का पेपर होगा ना, यू डोंट
हैव दैट मच टाइम टू स्पेंड ऑन द क्वेश्चंस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, उससे आपकी सॉल्विंग और फास्ट हो जाएगी और बचे हुए टाइम को आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। थैंक यू।